आदाब नाजरीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। हज 2026 के लिए निज़ाम रुबात की कुरान अंदाजी, 695 हुज्जाज को मक्के में मुफ्त रिहाइश। हज 2026 के लिए निज़ाम रुबात की कुरान अंदाजी तारिकी चौमहल्ला पैलेस में मुनक्किद हुई, जो हुज्जाज के लिए एक बड़ी खुशखबरी बनकर सामने आई। इस कुरान अंदाजी के जरिए 695 हुज्जाज का इंतखाब किया गया है, जिन्हें हज 2026 के दौरान मक्के मुकर्रमा में मुफ्त रिहाइश फराहम की जाएगी, जिससे इन्हें नुमाया माली रियायत हासिल होगी। निज़ाम रुबात में क़याम के लिए कुरान अंदाजी डिजिटल तरीके से खुसूसी सॉफ्टवेयर के जरिए अंजाम दी गई। इस अमल को औकाफ कमेटी HEH द निज़ाम के अराकीन की निगरानी में मुकम्मल किया गया। कुरान अंदाजी में नवाब M.A. फैज़ खान, रुकन औकाफ कमेटी, फ़हीम कुरैशी, सदर तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेसिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खसरो पाशा, चेयरमैन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी, और सैयद अकबर निज़ामुद्दीन, रुकन तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने शिरकत की। इस मौके पर हज कमेटी के दीगर ओहदेदारान और मोअज़्ज़िज़ शख्सियात भी मौजूद थीं। निज़ाम रुबात मक्के मुकर्रमा में वाक़ई एक तारीख़ी फलाही इदारा है, जिसे निज़ाम हैदराबाद ने साबिक़ा रियासत हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले हुज्जाज को हज के दौरान महफूज, आरामदाह और मुफ्त रिहाइश फराहम करने के मकसद से कायम किया था। यह इदारा आज भी हज कमेटी ऑफ इंडिया के ताउन से अपनी खिदमात अंजाम दे रहा है और निज़ाम की फलाही रिवायात और फयाजी की रोशन मिसाल समझा जाता है। हज 2026 के दौरान 695 हुज्जाज निज़ाम रुबात में क़याम से मुस्तफ़ीद होंगे, जबकि हज 2025 में 710 हुज्जाज ने इस सहूलत से फ़ायदा उठाया था। मुंतखब किए गए तमाम हुज्जाज का ताल्लुक़ साबिक़ा रियासत हैदराबाद से है, जिसमें अब के मौजूदा कर्नाटका के कुछ हिस्से, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से भी शामिल होते हैं। इस सहूलत के बायस हर हाजी को अंदाज़न 55,000 रुपये की बचत मुतवक्के है, जो हज के मजमूई अखराजात में खातिर ख्वाह कमी का सबब बनेगी। औकाफ कमेटी HEH द निज़ाम के चेयरमैन नवाब अज़मत जाह बहादुर की जानिब से नवाब M.A. फैज़ खान ने मुंतखब हुज्जाज को मुबारकबाद पेश की और इनके लिए महफूज सफ़र और कबूलियत हज की दुआ की। चौमहल्ला पैलेस में मुनक़्क़िदा यह कुरान अंदाजी एक बार फिर इस बात को उजागर करती है कि हैदराबाद की सरजमीन हुज्जाज की खिदमत और फलाह के लिए एक तवील और काबिल फ़ख्र रिवायत रखती है, जो नस्ल दर नस्ल जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज़। हेट स्पीच के खिलाफ सख्त कानून का ऐलान, मुस्लिम रिजर्वेशन के तहफ़्फ़ुज़ का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का वादा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि नफरत अंगेज तकारीर यानी हेट स्पीच पर काबू पाने के लिए आइंदा असेंबली इजलासों में कानून लाया जाएगा। इन्होंने वाज़ेह किया कि समाज में हम आहंगी बरकरार रखने के लिए नफरत अंगेज तकारीर पर रोक लगाना नागुज़ीर है। हैदराबाद में जमीयत उलमा हिंद के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िदा इजलास में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलजुल कर आगे बढ़ना होगा। सरमायाकारी के लिए अमन व अमान का तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई ज़रूरी है। इन्होंने कहा है कि कोई एक फ़र्द मुल्क को तरक्की नहीं दे सकता और ना ही कोई हमेशा इक़्तिदार में रह सकता है। इन्होंने याद दिलाया कि साबिक़ चीफ मिनिस्टर YS राजशेखर रेड्डी ने रियासत में अक़लियतों को 4% रिजर्वेशन फराहम किए थे और ये मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। इन्होंने बताया कि ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी के दौरान रियासत में अक़लियती आबादी का भी इंदराज किया गया है। चीफ मिनिस्टर ने यकीन दहानी कराई कि जब सुप्रीम कोर्ट में 4% रिजर्वेशन के मुकदमे की समाअत होगी तो अक़लियती आबादी के आदद शुमार अदालत को फराहम किए जाएंगे। इन्होंने अक़लियतों के लिए 4% रिजर्वेशन के निफाज के लिए हर मुमकिन कोशिश की यकीन दहानी कराई और कहा कि कांग्रेस हुकूमत के दिए गए रिजर्वेशन से
بے شمار افراد کو روزگار ملا ہے۔ بیورو رپورٹ روز نیوز۔ یو پی آئی ٹرانزیکشن کا طریقہ۔ نئے اصول کے تحت یو پی آئی لین دین اور یو پی آئی رسپانس کو 10 سیکنڈ کے اندر مکمل کرنا ضروری ہوگا۔ پہلے وقت کی حد 30 سیکنڈ تھی، جس کی وجہ سے کئی بار پیمنٹ پینڈنگ ہو جاتا تھا یا تاخیر سے مکمل ہوتا تھا۔ ہندوستان میں ڈیجیٹل پیمنٹ لوگوں کی روزمرہ زندگی کا اہم حصہ بن چکا ہے۔ ترکاری خریدنے سے لے کر آن لائن شاپنگ، برقی کا بل ادا کرنا اور دوستوں کو پیسے بھیجنے تک ہر جگہ یونیفائیڈ پیمنٹ انٹرفیس یعنی یو پی آئی کا استعمال ہو رہا ہے۔ ایسے میں اگر یو پی آئی کے اصولوں میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو اس کا اثر کروڑوں لوگوں پر پڑتا ہے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت، آر بی آئی اور این پی سی آئی نے فروری 2026 سے یو پی آئی کے نئے قوانین کو نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان قوانین کا مقصد لین دین کو مزید تیز بنانا، دھوکہ دہی سے بچانے کے لیے سیکیورٹی میں اضافہ کرنا، صارفین کو اپنے پیسوں اور ادائیگی پر زیادہ کنٹرول دینا ہے۔ بیورو رپورٹ روز نیوز۔ آج کی تلنگانہ میں ووٹروں کی جامع نظر ثانی کی تیاریاں مکمل۔ ایس آئی آر نوٹیفیکیشن اپریل یا مئی میں جاری ہونے کا امکان۔ ریاستی چیف الیکٹورل آفیسر سدرشن ریڈی کا بیان۔ تلنگانہ میں رائے دہندگان کی خصوصی جامع نظر ثانی یعنی ایس آئی آر کے لیے اپریل اور مئی کے مہینے میں نوٹیفیکیشن جاری ہونے کا امکان ہے۔ ریاست میں ایس آئی آر کے سلسلے میں پیشگی تیاریاں جاری ہے۔ تیاریوں کے ایک حصے کے طور پر سی ای او سدرشن ریڈی نے سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے سیاسی جماعتوں کو ہدایت دی کہ وہ پولنگ بوتھ سطح پر اپنے ایجنٹ مقرر کریں اور ایس آئی آر کے عمل میں پارٹیوں کے بی ایل او اور بوتھ سطح کے عہدیدار باہمی تعامل کے ساتھ کام کریں۔ رائے دہندگان کی فہرست میں درستگی، شفافیت اور مسائل کے بروقت حل کو یقینی بنانے کے لیے مقامی افراد کو ہی بی ایل او مقرر کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ سی ای او نے بتایا کہ فی الحال 2025 کی ووٹر فہرست میں شامل رائے دہندگان کو 2002 کی ایس آئی آر میں درج ووٹروں سے مربوط کرنے کے لیے ٹیبل ٹاپ میپنگ کے ساتھ ساتھ زمینی سطح پر میپنگ کا عمل جاری ہے۔ شہری علاقوں میں رہائش گاہوں کی شناخت اور تصدیق کے لیے بی ایل او گھر گھر سروے بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ایس آئی آر کے دوران ہر پولنگ علاقے کا بی ایل او 3 سے 4 مرتبہ دورہ کرے گا۔ پہلی بار انومریشن فارم تقسیم کیے جائیں گے، جبکہ غیر دستیاب خاندانوں کی تصدیق کے لیے دوبارہ دورہ کیا جائے گا۔ سی ای او نے واضح کیا کہ جو ووٹر ابتدائی مرحلے کی میپنگ میں شامل نہیں ہو سکے، انہیں بھی ایس آئی آر کے دوران اپنی تفصیلات جمع کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر سیاسی جماعتیں بوتھ سطح پر فعال شراکت داری کریں تو شکایات میں کمی آئے گی اور اہل رائے دہندگان کا نام فہرست سے خارج ہونے سے بچ سکے گا۔ بیورو رپورٹ روز نیوز۔ ہمارے بی ایل اوز ایس آئی آر کا کام ورک شروع کیے ہیں جو عوام کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور ایز اے سٹیزن شپ آپ کو پروف کرنے کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ کام ہے۔ آپ تمام عوام سے میں جو ہے یہاں سے یہ میسج دینا چاہ رہا ہوں، آپ کے پاس میں جہاں پر بھی بی ایل اوز آئیں گے آپ فوری ان کے پاس میں جائیں اور آپ کا ووٹر لسٹ میں جو 2002 میں آپ لوگ کون سے ڈور نمبر پہ تھے وہ ڈور نمبر جو ہے کوئی بھی می سیوا سے یا آپ کا نے سی ای او تلنگانہ کا ایپ ہے اس میں ایس آئی آر 2002 بول کر لکھا گیا ہے، ایپ ہے، اس میں جا کر آپ کا پرانا ڈور نمبر سے ووٹر آئی ڈی کارڈ سے آپ 2002 میں کون سے ایریے میں تھے، ضروری نہیں ہے کہ شاہین نگر میں رہنا یا پھر
दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में चार मीनार में भी हो सकता, वो टाइम पे आप चंद्रायन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी हो सकते या मलकपेट में भी हो सकते। तो 2002 का आपके पेरेंट्स का, वालदेन का या आपके दादा या दादी का वोटर आईडी कार्ड लिख जाकर आप मी सेवा से या अपने फोन से निकालिए लिस्ट, और प्रेजेंट जहाँ पे वोटर आईडी कार्ड का लिस्ट है, जो वोट डाल रहे हैं आप, वहां के बीएलओ को आप मिलके वहां पे एक तो सेल्फ मैपिंग हो रहा, यानी एसआईआर में सेल्फ मैपिंग एक हो रहा जो कि 40 साल के ऊपर है और 2002 की लिस्ट में नाम है और प्रेजेंट वोटर लिस्ट में नाम है, उनका सेल्फ मैपिंग हो रहा। और अगर 2002 की लिस्ट में आपके वालदेन का नाम है और आप लोगों का नाम अभी प्रेजेंट लिस्ट में है, तो 40 साल के अंदर जिसके नाम है उनका मैपिंग हो रहा, तो ऐड हो रहा और उसमें आपके पेरेंट्स के साथ में आप यहाँ के सिटीजन है बोल के ऐड हो रही। तो आप फौरी, ये अहम काम है, सब काम छोड़िए, ये एसआईआर का काम बहुत अहम काम है, आपकी सिटीजनशिप प्रूफ करने का है। आपको जरूरी है कि ये काम को पूरा कोऑपरेट करें। मेरे साथ हमारे एरिया के बीएलओ आए हुए हैं, माशाल्लाह से वो भी जो है अच्छा काम कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, समझा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सादत नगर में, शाहीन नगर के कुछ वार्डों में 50-60% ऑलरेडी वर्क हो चुका भी एसआईआर का, और मजीद जो वर्क है उन लोगों के लिए भी जो है घर घर जाकर यहाँ पर जो है डोर पे जा रहे हैं। आप फौरी रिस्पांस दीजिए, बीएलओ आए तो आप अपने तरीके से जो है डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए। वोटर आईडी 2002 में आप कहाँ थे और प्रेजेंट वोटर आईडी अब जहाँ पर है। तो आप, एक सवाल ये है, कई लोगों को इसकी इत्तला अभी तक नहीं है जी, तो ये क्या बीएलओ हर लोकेशन पर अपने अपने वार्ड में जा रहे हैं, और कुछ लोग का ये भी कहना है कि अगर हम ये मैपिंग नहीं कराएंगे तो कौन हमारा उखाड़ लेगा जब आएंगे, जब देखेंगे। देखिए इंशाल्लाह वो बात भी हो रहा घरों पे, देखिए जाओ बोल के भी निकालने लगा रहे हमारे को, जाओ हमारे सब मालूम है कर लेते, जाओ बोल के भी थोड़े जने नहीं, अगर ऐसा बीएलओ को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा तो मैं बीएलओ को गुजारिश करूंगा, आप वहां के लोकल लीडर से मिलिए, लोकल जो जिम्मेदार है आदमी से मिलके अवाम को समझाइए। और अवाम को ये समझना जरूरी है, ये एक गवर्नमेंट का प्रोसेस है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस है, उसको हमको फिलअप करना बहुत जरूरी है। इस बात की अहमियत को समझिए, क्योंकि आप अगर सिटीजन हैं तो आपको सिटीजनशिप के लिए जो है ये काम करना जरूरी है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप है तो सिटीजनशिप, हम हिंदुस्तानी है बोल के आपको बताने के लिए क्या डर है? आप है तो है, ये काम गवर्नमेंट का प्रोसेस है, वो प्रोसेस करना जरूरी है। जैसा आपका डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपका एक प्रूफ है, गवर्नमेंट पूछ रही है डेथ सर्टिफिकेट है तो आप बताना, उससे पेंशन चालू होता आपको। बर्थ सर्टिफिकेट है तो आपका बताना, आप जो है शहरी है बोल के मालूम होता। ये भी उसी वैसी एक प्रोसेस है, इससे घबराने की, डरने की बात नहीं है। आप अपना सिटीजनशिप के लिए आप जो प्रूफ है वोटर आईडी कार्ड, वो प्रूफ करिए। अगर इत्तेफाक से इसमें नाम नहीं भी है 2002 में, तो आपको एक नोटिस आएंगी, उसके बाद में आपको एक फॉर्म दिया जाएगा बीएलओ के जरिए, वो फॉर्म को फिर आप फिलअप करके फिर आपका जो है सिटीजनशिप प्रूफ करने का भी प्रोसेस आएगा। लेकिन जब ये प्रोसेस फर्स्ट चल रहा तो उसमें काम कर लिए तो बहुत अच्छा है, आगे तकलीफ से बचने के लिए। तो अगला जो प्रोसेस है तो उसमें कई मुश्किलात भी हो सकते हैं, तो आवाम को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, उसमें भी तकलीफात ज्यादा नहीं होने वाले हैं। अगर आपका ने बर्थ सर्टिफिकेट है पुराना 87 से लेके 97 तक, वो आपको एक प्रूफ के तौर पे चलेगा। और 97 से लेके 2000 तक, 2004 में जो पैदाइश हुए उनके एक वालिद का और एक वालदा का, या फिर वालदा वालिद में से किसी एक का और खुद एक का, कोई भी एक प्रूफ चलता। बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, वो टाइम का जो है आपका और क्या है, वालदेन का जो है डेथ सर्टिफिकेट, वो भी जो है एज ए प्रूफ आपका वहाँ पे जो है दे सकते हैं आप। उन लोग डेडलाइन टाइम दिया गया है? डेडलाइन का कुछ है? डेडलाइन का टाइम तो अभी तक कुछ भी नहीं है। तो अपने को अप्रैल या मई में इलेक्शन हो जाएंगे, तब तक ये काम चलेगा। बहुत पब्लिक को बहुत मौका है ये काम करने के ऐसे, लेकिन हर एक आदमी घर पे जाए सको हमारे कोऑपरेट करिए। उनका लिस्ट कहाँ पे भी है लाके दिए तो जो है ना इंशाल्लाह कहीं ना कहीं सही करके दे देंगे, नहीं तो जो है ना पूरे ये गलत हो जाएंगे, बाद में आपको भी परेशानी, हमारे को भी परेशानी हो सकती है। हर एक आदमी को मेरा इतला ये है, मेरा कोऑपरेट करना बस है, हमारे बीएलओ को कोऑपरेट करके। अब कल जिधर भी है कोई तकलीफ की बात नहीं है, विषय में गए तो ऑनलाइन में मिल रहा, कहीं से भी ला सकते हैं आप जाके, नहीं मालूम है तो। 2002 के बाद में कई घरों में शादियां हो गई, जो बेटियां थी वो अभी ससुरालों में रही है, तो उन लोगों का क्या होगा? देखिए, इसमें 2002 से पहले जिसकी शादी हुई उनका तो उनके पेरेंट्स के साथ में 2002 की लिस्ट में नाम आता रहा। सवाल 2002 के बाद में जिसकी शादी हुई, वो लोग उनके वालदेन का, जहाँ पे 2000 में थे उनके वालदेन, उनका वोटर लिस्ट में से नाम निकाल के, जहाँ पे प्रेजेंट आपकी शादी हुई है, प्रेजेंट वोटर आईडी है, उसमें उनके वालदेन का कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर, बूथ नंबर और उनका सीरियल नंबर ऐड कराए तो वो यहाँ पे उनके हस्बैंड के
वाइफ उसमें के ऐड में, यानी वाइफ के यहाँ पर जो वोटर आईडी प्रेजेंट है उनमें ऐड हो जाता। आज की स्पीड रोज न्यूज में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज में।